हेलो, मैं हूँ किंजल सरकार। वेलकम टू फॉन्डू ट्यूटर नीट चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 के लिए बायोलॉजी का मास्टर प्लान। ठीक है, देखो, सिलेक्शन अगर तुमको चाहिए तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा और टीचर की बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए दो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो है कि तुम क्या सोर्स रेफर कर रहे हो, मतलब कौन सी चीजें पढ़ रहे हो अपने प्रिपरेशन के लिए, और दूसरा टीचर। ठीक है, सोर्स मतलब कि नीट के बायोलॉजी के लिए जो सोर्स होगा वो क्या होगा, सिर्फ आपका एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th होगा। स्टूडेंट्स को ये यकीन नहीं होता कि एक ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है नीट, उनमें सिर्फ दो ऐसे पतली पतली सी बुक से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। उनका कंटेंट तो वास्ट होनी चाहिए ना, पर यही तो वो गलती करते हैं। वो दो एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है ना, मतलब गजब है यार। जो भी वो बुक को लिखा, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। कितना इंफॉर्मेशन छुपा दिया है वो दो छोटी छोटी पतली पतली सी बुक में। तो वो दो बुक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनफ। उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं यहाँ पे अपनी आई बटन पे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी जहाँ पे मैंने बायोलॉजी पेपर का एनालिसिस किया और तुमको दिखा दिया कि 96 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से उठा के छप दिया गया है क्वेश्चन पेपर पे। और जो 4 क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब एनसीईआरटी में तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि मेसलसन स्टाइल एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन। उसके बाद वो जो तुम्हारा डेथ रेट का क्वेश्चन, ड्रोसोफिला 8 मर चुके हैं 80 से, वो क्वेश्चन, वो तो फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने उनको इनडायरेक्ट बोला। तो आप देख रहे हो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। एक भी क्वेश्चन बाहर से तुम मुझे बोल नहीं सकते कि बाहर से आया है। हर क्वेश्चन, लोग सोचते हैं कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो बाहर से है, लेकिन नहीं, वो एनसीईआरटी के जो पेडिग्री का जो दो डायग्राम है ना, वहां पे नीचे आपका लेबलिंग किया हुआ है, उस लेबलिंग में लिखा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ट्रांसपोजोन्स, लोग सोच रहे हैं कि क्या, मतलब मुझे मैसेज आ चुके हैं कि मैम क्या मैं ट्रूमेंस पढ़ लूं, ट्रांसपोजोन से क्वेश्चन आए हैं। अरे उल्लू, ट्रांसपोजोन आपके जो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन है वहां पे आरएनए इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग के वहां पे ब्रैकेट में इटैलिक्स में ट्रांसपोजोन्स लिखा हुआ है। तो काय को तुम ट्रूमैन पढ़ोगे, कैम्पबेल पढ़ोगे। तो सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमेशा याद रखना, वन सोर्स इज इक्वल टू सिलेक्शन, मल्टीपल सोर्स इज इक्वल टू कंफ्यूजन। लोग सोचते कि 10-10 किताब पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता कभी भी, किसी भी एग्जाम में नहीं होता। इवन फॉर, मतलब नीट इज अ वेरी टफ एग्जाम, उससे भी टफ है क्या, यूपीएससी। यूपीएससी में सिंगल सोर्स होते हैं, इतने वास्ट सिलेबस होते हैं, लेकिन सोर्स सिंगल होते हैं उनके एग्जाम में। तो नीट क्या बात है, एक सोर्स को अगर तुम 1000 बार पढ़ोगे तो तुम्हारा जितना फायदा होगा, जितना कंफ्यूजन क्लियर होगा, वो बहुत अच्छा होगा, रादर देन रीडिंग 10 सोर्सेस 10 टाइम्स। ठीक है, रीड वन सोर्स 1000 टाइम्स रादर देन रीडिंग 10 सोर्सेस 10 टाइम्स। समझ में आ गया तुमको? वन सोर्स का मतलब है आपका बाइबल, एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, उसके बाद टीचर। देखो, जो 11th और 12th ग्रेडर्स होते हैं उनमें तो ये बहुत दिक्कत होती है, और ड्रॉपर्स भी ऐसे कर लेते हैं। एक टीचर को तुमने चुना कि उनसे पढ़ना है, तो उनके पास पहले 7 डेज देखो। एक दिन गए, एक दिन तुमको समझ में नहीं आया और तुमने उस टीचर को छोड़कर चले आए। अरे यार, 7 दिन तक तो देखो। एक दिन, पहले दिन जाके तुमको अगर समझ आ जाता तो तुम तो ड्रॉप नहीं लेते ना, ये समझ लो प्लीज। हार्श लगेगा पर यही सच है। कोई ड्रॉपर अगर एक दिन एक टीचर के पास जाके उनको समझ में नहीं आया और वो छोड़ दिया, तो उनको ये सोचना चाहिए ना कि एक दिन में जाके अगर तुमको समझ में आ जाता तो तुम ड्रॉप नहीं लेते, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होता, राइट। एंड द सेम गोज फॉर 11th एंड 12th ग्रेडर्स। तुम्हारा सिलेबस ही तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ 11th और 12th ग्रेडर, तो तुमको समझ में कैसे आएगा पहले क्लास में? तो फॉर 7 डेज एटलीस्ट देखो कि क्या हो रहा है, टीचर अपना डाउट सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, उनका समझाने का तरीका तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं। 7 दिन तक देखो, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो, तुम्हारे लिए वो टीचर नहीं है यार। ठीक है,
तो देखो टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार तुमने ठान लिया कि इस पर्टिकुलर टीचर से ही मुझे पढ़ना है तो उससे ही पढ़ो यार। उसके बाद 10 टीचर को रेफर मत करो। एक टीचर से सिलेक्शन हो पाएगा, 10 टीचर, मल्टीपल टीचर से तुम्हारा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हर टीचर का समझाने की तरीका अलग है, ठीक है। इसलिए पहले 7 दिन तक देखो, अगर वो अच्छा नहीं लगा तो देन चेंज करो। और अगर तुमने ठान लिया 7 दिन के बाद कि मुझे ये टीचर के साथ अपने जर्नी करनी है, देन स्टिक टू दैट टीचर, ओके। और एक बात, मैं बहुत बार आई एम वेरी अपसेट विद दिस फैक्ट कि टीचर जब पढ़ाते हैं ना, स्टूडेंट्स आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछ के ऐसा प्रूव करना चाहते हैं या फिर टीचर का नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं। दिस इज वेरी बैड, यू नो। हाँ, मैं जानती हूं कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो इगोइस्टिक होते हैं, पर स्टूडेंट्स भी किसी से कम नहीं है। हाँ, वो बाहर से क्वेश्चन पूछते हैं ताकि नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि टीचर तुमसे बेहतर है, कि टीचर को पता है कि नहीं। अरे टीचर को पता है कि नहीं, इससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ऐसा क्यों बेवकूफी करते हो? ये देखो ना कि नीट के लिए जो तुम्हारा कंटेंट चाहिए, नीट के लिए तुमको जो चाहिए वो टीचर को पता है कि नहीं। इसलिए अपने एनसीईआरटी के अंदर से सवाल करो, डाउट क्लियरिंग सेशंस में। बाहर से सवाल करोगे, टीचर तुमको जवाब देने से इनकार कर देगा या देगी, और उसके बाद तुम टीचर को ही ब्लेम करोगे कि टीचर को कुछ नहीं आता और छोड़ दोगे। दिस इज वेरी अनफेयर। ये तुम अपने साथ गलती कर रहे हो, अपने टांगों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। टीचर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। सो वन टीचर इज सिलेक्शन एंड मल्टीपल टीचर लीड्स टू कंफ्यूजन, ठीक है। इसमें मल्टीपल टीचर में टीचर का कोई गलती नहीं होता, स्टूडेंट का गलती होता है कि वो मल्टीपल टीचर चूज कर रहे हैं और स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है, ओके। देखो मैं जो बोल रही हूं ये करवी तो लगेगा क्योंकि ये सच है। हाँ, मैं बहुत देख चुकी हूं ऐसे। तो डोंट टेक इट रॉन्ग वे, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। उसके बाद देखो सोर्सेस, मैंने तो बोल दिया कि आपको सिंगल सोर्सेस रेफर करनी है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए, हमें प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब कुकिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या सब्जियां चाहिए, क्या क्या मसाले चाहिए, ये हम देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th का जो 2 बुक है, ठीक है, हमारे पास तो अभी नहीं है, लेकिन सबको पता है वो बुक दिखते कैसे है, नहीं तो वो नीट एस्पिरेंट्स कहने की भी लायक नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के 11th और 12th के जो बुक है वो तो है। उसके बाद लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स कौन सा है? तुम मान लो यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की, उस लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और उनसे नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सोर्सेस हो गया तुम्हारा। और एमसीक्यू बुक, अरे हम जोश में पहले 10 एमसीक्यू बुक्स खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि यहां से कर लेंगे, आखिरी में हमारे पास टाइम तो बचता ही नहीं है, और ऊपर से हमको डर लगने लगता है कि हमने 10 बुक से तो कंप्लीट नहीं किया एमसीक्यू, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? अरे ये सुनो, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 10 बुक से 10 बार सॉल्व करने से ज्यादा इफेक्टिव है कि तुम एक बुक को 100 बार सॉल्व करो। दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर यू। तो मैं 2 बुक्स आपको रेकमेंड करूंगी, बट डोंट बाय बोथ ऑफ देम, बाय ओनली वन ऑफ देम, ठीक है। 1 एमसीक्यू बुक, एक तो है बालाजी पब्लिकेशन का सादाब आंसरी का बुक, और दूसरा है डॉक्टर आली का बुक, ठीक है। दोनों का ही जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, अमेजॉन का लिंक। कॉस्ट भी हाई नहीं है, बहुत मिनिमल कॉस्ट है उसका, अमेजॉन से खरीद लेना, ठीक है। ओनली वन ऑफ दिस 2, आइदर और, नॉट बोथ, ठीक है। 1 एमसीक्यू बुक। सादाब आंसरी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बुक बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस है ना, वो इस साल की जो नीट में आया है, स्टेटमेंट बेस्ड लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेंथी, वैसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा वहां पे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। लेकिन सादाब आंसरी बुक में पहले क्वेश्चन से पहले आपको थ्योरी मिल जाएगा। उस थ्योरी में एनसीईआरटी का हर एक लाइन है, लेकिन थोड़ा बहुत 1 चीज 2 चीज बाहर से भी है, जैसे कि फंगाई के बारे में बहुत बाहर से भी दिया हुआ है, लेकिन उसको मत पढ़ना, ठीक है। आपको सादाब आंसरी बुक का थ्योरी नहीं पढ़नी है, ओनली एमसीक्यूज पढ़नी है, ठीक है। ओनली एमसीक्यूज को सॉल्व करनी है। अब ये तीनों तो हो गया, लेकिन आपको एक एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट भी ज्वाइन करना पड़ेगा। एक मॉक टेस्ट मैंने देखा है कि 3-4 मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं और किसी को भी अटेंड नहीं कर पाते,
क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक मॉक टेस्ट का सिलेबस दूसरे मॉक टेस्ट के साथ डिफर करते हैं। और मान लो एक दिन ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का मॉक टेस्ट है यहाँ पे और दूसरी जगह पे इकोलॉजी यूनिट का मॉक टेस्ट है, तो वो एक दिन में इतने सारे टॉपिक्स कैसे मॉक टेस्ट देंगे? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ जब एग्जाम पास आएंगे तब बहुत सारे टॉपिक्स स्टूडेंट्स कवर कर चुके होंगे, बहुत बार रिवाइज कर चुके होंगे, देन ऑल्सो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर ओनली वन मॉक टेस्ट। क्योंकि जब डेज और टाइम ओवरलैप करेगा तो तुम तो टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे ना, और बाद में अगर मॉक टेस्ट दोगे तो तुमको सिर्फ अपना मार्क्स पता चलेगा, रैंक नहीं पता चलेगा। और अगर रैंक नहीं पता चलेगा तो तुम खुद से कॉम्पीट कैसे करोगे, है ना? अपने आप को इंप्रूव कैसे करोगे अगर तुमको रैंक नहीं पता चला? सो गो फॉर ओनली वन मॉक टेस्ट एंड मेक श्योर, प्लीज 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 डू योर ओन रिसर्च एंड मेक श्योर दैट इट इज अ एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट। ठीक है, ऐसा मॉक टेस्ट करो जहां पे सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देता है। कोई मॉड्यूल वगैरह से क्वेश्चन अगर देता है तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट मॉक टेस्ट, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। अगर ये बात मैं 5 साल पहले बोल रही होती then I would have recommended you to go for module based mock test because पहले बाहर से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों से जब से एनटीए ने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया, प्लीज don't go for those mock tests which have module based mock tests rather than NCERT. Go for those mock tests which have only NCERT in them. ठीक है, अब तो हमने सब्जियां और मसाले इकट्ठे कर लिए, अब हमें कुकिंग को कैसे करनी है, यानी कि एग्जीक्यूट कैसे करनी है। देखो, जो लेक्चर तुम देख रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब जहां से भी लेक्चर देख रहे हो, वो अटेंशन से देखो, थरोली देखो और थरोली नोट्स बनाओ। पहले ही एनसीईआरटी में मत कूद जाना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत इंफॉर्मेशन है उसमें, और पहले ही पढ़ोगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज कर दोगे। ठीक है, तो पहले वो लेक्चर को जहां से भी जिससे भी पढ़ रहे हो अटेंशन से थॉरोली देखो और नोट्स बनाओ। उसके बाद जब तुम वापस आओगे घर, अगर वो ऑफलाइन कोचिंग हुआ और अगर ऑनलाइन हुआ तो तुम तो घर पे ही रहोगे, उसके बाद तुम आधा घंटे ब्रेक लोगे। ब्रेक लेने के बाद जो लेक्चर तुमने पढ़ा है उस दिन और जो नोट्स बनाया है उसको फिर से रिवाइज करो। इससे क्या होगा, अगर आधे घंटे के अंदर तुमने फिर से रिवाइज कर लिया तो क्या होगा, इससे क्या होगा, मान लो काउंटर करंट मैकेनिज्म तुमको अपना जो टीचर है वो समझा रहे हैं, और काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाने के वक्त उन्होंने कुछ कुछ वर्ड को मेंशन किया था, कुछ कुछ मान लो कि बहुत अच्छी सी स्टोरी मेंशन किया था या फिर ट्रिक को मेंशन किया था, जिससे तुमको याद रखने में आसानी होता है। तो अगर तुम उस लेक्चर के जो नोट्स बनाए हो उसको आधा घंटे के अंदर रिवाइज करोगे, तो जब रिवाइज करोगे ना तो वो शब्द जो तुम्हारे टीचर ने बोला था वो अपने कान में बाजेगा। ठीक है, और अपने दिमाग में छप जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन अगर इसको ही, ये स्टेप को, नोट्स रिवीजन को आपने अगले दिन में शिफ्ट कर दिया तो तुम आधा से ज्यादा चीजें भूल जाओगे। लेकिन अगर विद इन 1 आवर और हाफ आवर तुमने उसे रिवाइज कर दिया तो तुम्हारा ब्रेन वो रिटेन कर लेगा। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। ओके, ये मेरी थ्योरी नहीं है। उसके बाद अभी भी तुम्हारा काम तमाम नहीं हुआ, टेक 15 मिनट्स ब्रेक। 15 मिनट्स ब्रेक लो, लेकिन वापस आओ। वापस आके क्या करोगे, जो पोर्शन वो इस लेक्चर में कवर हुआ है वो पोर्शन हैंड टू हैंड एनसीईआरटी से रीड कर लो उसी दिन ही। ठीक है, हैंड टू हैंड रीड कर लो, और एनसीईआरटी रीड करने के बाद तुम फिर से वो जो नोट्स बनाया है उसको देखोगे। देखने के बाद जो तुमको लगेगा कि ये नोट्स में तो ये पॉइंट एडिशनल है जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, उसको तुम एनसीईआरटी बुक के जो व्हाइट पोर्शन है, जो एम्प्टी स्पेसेस है, वहां पे लिख सकते हो, या फिर स्टिकी नोट्स भी चिपका सकते हो एनसीईआरटी बुक में ही। ठीक है, जो एडिशनल आपको लेक्चर नोट्स में मिलेगा वो एनसीईआरटी बुक में ही ऐड कर लेना। ठीक है, अब क्या, अभी भी तुम्हारा काम तमाम नहीं हुआ, फिर टेक ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन कम बैक। और क्या करोगे, मैंने जो एमसीक्यू बुक्स आपको रेकमेंड किया है वहां से उस पोर्शन, जो पोर्शन तुमने आज कवर किया, वहां से एमसीक्यूज भी कर लो। अब देखो क्या होगा, तुमने लेक्चर का नोट्स पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा और एमसीक्यू सॉल्व किया। ये तीनों करने के बाद तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं, डाउट्स नहीं भी आ सकते हैं। अगर डाउट आया तो एक अलग सा नोटबुक बनाओ, वहां पे वो डाउट लिख लो। अगले दिन जब तुम अपने टीचर के पास जाओगे, अगले दिन इमीडिएटली अपने टीचर से ऑल डाउट्स पूछ लेना। वो बाद में सॉल्व करने के लिए मत रखना,
उसके मतलब अगले दिन ही आपको वो सॉल्व करवा लेना है। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद देखो 7 स्टेप्स तो तुमने कर लिया, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिया, ठीक है। कोई भी मॉक टेस्ट स्किप मत करना, ठीक है। अगर मान लो मॉक टेस्ट में 5 चैप्टर्स है, तुम्हारा एक चैप्टर भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो भी मॉक टेस्ट दो। क्या होगा उससे, तुमको पता चलेगा कि तुम कहाँ हो, विदाउट एनी प्रिपरेशन तुम कहाँ हो। और उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट देने के बाद ही तुम्हारा काम तमाम नहीं होगा, मॉक टेस्ट को एनालिसिस भी करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट दोगे, तुम्हारा रैंक पता चलेगा, मार्क्स पता चलेगा, और क्या क्या गलतियां की है वो भी पता चलेगा। उस गलतियों को एनालाइज करो, ठीक है। मॉक टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद 2 घंटे 1 घंटे स्पेंड करो उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में कि क्या गलती किए हो तुमने, सिली मिस्टेक था, या फिर सच में तुमको वो टॉपिक नहीं आता है, या फिर आता है तुम नर्वस हो गए। जो भी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी भी तुम्हारा पूरा का पूरा स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुआ, 2 स्टेप्स अभी भी बाकी है। देखो अब क्या करना पड़ेगा, जो डाउट्स तुमने अपने टीचर से पूछा था वो डाउट का सॉल्यूशन, और जो मॉक टेस्ट में तुमने गलतियां की है वो सारी चीजें फिर क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक के पास जो एम्प्टी व्हाइट स्पेसेस होते हैं उसमें, या फिर स्टिकी नोट्स लगा के एनसीईआरटी में ही रखोगे। इससे क्या होगा, मान लो एग्जाम जैसे ही सामने आता जाएगा, रिवीजन करने में तुमको आसानी होगी। क्या होगा, तुमको लेक्चर नोट्स और एनसीईआरटी दोनों एक साथ लेके बैठना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एनसीईआरटी बुक को तुम खोलोगे, रिवाइज करोगे, एग्जाम देके आओगे। इट्स दैट सिंपल। तो चीजें आसान करते जाओ दिन के दिन। आई नो कि बहुत टाइम लगेंगे, बहुत मेहनत लगेंगे, बहुत सैक्रिफाइसेस लगेंगे, लेकिन जिसका सिलेक्शन होता है वो ऐसे ही करता है। ओके, अब देखो सब लोग पूछते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम याद कैसे रखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, बायोलॉजी का जो प्लांट डाइवर्सिटी होता है, एनिमल डाइवर्सिटी होता है, उसमें एग्जांपल्स कैसे याद रखेंगे। वेरी सिंपल, बट तुमको मोनोटोनस लग सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज तुमको बार बार करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, जो चीज तुमको याद रखने में दिक्कत हो रही है उसको एक अलग सी डायरी में लिख लो। क्या करोगे, पहले 7 दिन तुम डेली उस डायरी को एक बार ऐसे अपने कंसंट्रेशन के साथ रीड कर लोगे, और रीड करने के बाद ये मत सोचना कि क्या मैंने आज जो पढ़ा वो मुझे याद रहेगा, ये मत सोचना। बस जब रीड करोगे तब पूरा का पूरा ध्यान वो एग्जाम्पल्स की तरफ होना चाहिए, और एक बार रीड कर लेना। ऐसा क्या करना है, पूरे 7 दिन तक ऐसा डेली करना है, ठीक है। उसके बाद तुमको मिरेकल देखने को मिलेगा। तुमको लगेगा कि अरे पूरा का पूरा सारा एग्जाम्पल्स तो मुझे याद है, लेकिन तब भी तुम्हारा काम तमाम नहीं हुआ है। देन फॉर द नेक्स्ट वीक तुमको क्या करना पड़ेगा, एवरी ऑल्टरनेट डेज, एक दिन बाद तुमको वो एग्जाम्पल्स को रीड करना है वो डायरी से, और कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये दिमाग में मत लाना कि मुझे याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा, टेक इट फ्रॉम मी, ठीक है। तीसरे वीक आपको 2 दिन बाद उसे रिपीट करना है, रिवाइज करना है, और चौथा वीक में सिर्फ एक बार आपको देखना है, और उसके बाद मंथ में 2 बार देखना है। पर इससे नीचे मत जाइएगा, मंथ में एक बार ऐसा सिस्टम मत कीजिए, मंथ में कम से कम 2 बार तो करना ही है। लेकिन ये 2 बार अगर आप नहीं किया तो फिर से आप भूल जाएंगे, ठीक है। डन, इट्स वेरी क्लियर। तो देखो आपका 10 स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। इट्स दैट सिंपल टू गेट सिलेक्टेड इन नीट, बट इट्स दैट डिफिकल्ट टू फॉलो इट रेगुलरली। समझ में आया। अब देखो 27 जुलाई से इस फंडू ट्यूटर नीट चैनल पे आपका बायो और केमिस्ट्री का रेगुलर लाइव क्लासेस होंगे। मैं बायो और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, और फिजिक्स का क्लास, लाइव क्लास तो आपका कल से ही शुरू होने वाला है शायद। वो फिजिक्स टीचर यानी कि शिवम अरोरा सर आपको बता देंगे कि क्या करना है, कब से होगा। लेकिन मेरी जो क्लास है बायो और केमिस्ट्री वो 27 जुलाई से स्टार्ट होंगे। 27 जुलाई क्यों, क्योंकि मैं अपनी थोड़ा सा सेटअप कर रही हूं, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। और वहां पे फुल सिलेबस कवरेज होगा यूट्यूब पे, ठीक है। और क्लासेस कैसा होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। हम जो टॉपिक उस दिन पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया है तो वो भी हम हैंड टू हैंड सॉल्व कर लेंगे उसी क्लास में, ठीक है। और ये जो क्लासेस है मैं तो तुमको प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी क्लासेस अटेंड करने के बाद तुम्हारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और
ये जो पीपीटीज होंगे और डिटेल नोट्स होंगे हर क्लास का, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सो प्लीज गो एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. ठीक है, ओके. और क्लास का टाइमिंग क्या होगा जी? टाइमिंग होगा बायोलॉजी का, मैं केमिस्ट्री का मास्टर प्लान जब लेके आऊंगी तब केमिस्ट्री का टाइमिंग बता दूंगी. फिलहाल के लिए बायोलॉजी का सुन लो. 27 जुलाई से हर रोज, वो एक वेडनेसडे हो रहा है अगले हफ्ते का वेडनेसडे, उसमें हर दिन हम 7 PM to 8 PM मंडे टू फ्राइडे आपका लाइव क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पे. और सैटरडे संडे तुम्हारे रिवीजन के लिए मैं तुमको दे रही हूँ और मॉक टेस्ट देने के लिए दे रही हूँ. और हम पहले यूनिट 3 सेल यूनिट ऑफ लाइफ से शुरू करेंगे. ठीक है, सेल का जो यूनिट है वो पहले खत्म करेंगे क्योंकि वही कॉन्सेप्ट बेस्ड है. ठीक है, सेल का बायोमोलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, देन जेनेटिक्स आपको आसानी से आ जाएगा. देन रिप्रोडक्शन भी आपको आसानी से आ जाएगा. और ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है इस नीट में, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी में एज यूजुअल 11 क्वेश्चंस आए हैं. प्लांट फिजियोलॉजी से भी एज यूजुअल 11 क्वेश्चंस आए हैं. और हाँ, हर क्लास के पहले मैं वेटेज बता दूंगी. सो डोंट वरी, कंप्लीट होगा आपका प्रिपरेशन इस यूट्यूब चैनल से. ठीक है, लेकिन बेटा देखो, ये यूट्यूब चैनल में तो मैं हर स्टूडेंट्स का डाउट चैट सेक्शन देख के बता नहीं सकती, तब तो क्लास तो नहीं हो पाएगा, राइट. अगर आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए तो 25 जुलाई से चाणक्य बैच शुरू होने वाले हैं फंडू ट्यूटर प्लेटफॉर्म पे. वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस बैच के अगर डिटेल जानना पड़ेगा चाहिए आपको, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहां पे जाके एनरोल करो. एडमिशन इज गोइंग ऑन, सो हरी अप. वहां पे क्या होगा, डेली जूम इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे, फुल सिलेबस कवरेज होंगे, डीपीपीज दिए जाएंगे और आपको लाइव क्लासेस तो होंगी ही, लेकिन लाइव क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड किया जाएगा. और हर सैटरडे को डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, मंडे टू फ्राइडे वहां पे भी हर रोज लाइव क्लासेस होंगे जूम में. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 1 घंटे क्लासेस होंगे. और सैटरडे को आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा. टाइम टू टाइम मेंटरशिप सेशंस भी होंगे. अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं और उनको मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा है, डीमोटिवेटेड है, तो मुझे तो पता चल जाता है. देन वी विल प्रोवाइड मेंटरशिप सेशन फॉर यू और मॉक टेस्ट भी होंगे उसमें. ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और वीडियो को लाइक करो अगर तुमको ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा, और कमेंट करो. मुझे कमेंट चाहिए तुम लोगों का कि मैम वी आर रेडी फॉर 27 जुलाई क्लास. ऐसा कमेंट करो, नीचे कमेंट करो जाके यार. ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल प्लान तुमको कौन देगा यार. तो प्लीज कमेंट कि यू आर वेरी एक्साइटेड. देन ये मुझे मोटिवेशन देगा कि हाँ, मुझे क्लासेस लेनी है स्टूडेंट्स का. वैसे तो मैं लूंगी, कमेंट अगर नहीं करोगे तब भी लूंगी, लेकिन कमेंट अगर करोगे तो मुझे, मेरी अंदर वो जोश आ जाएगी. अगर टीचर के अंदर जोश आ गया ना, तो स्टूडेंट्स का आधा सिलेक्शन तो पक्का है. ठीक है, जोश अगर एक बार मेरे अंदर आ गया तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा काम करने में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और कुछ पॉइंट तो मिस नहीं हुआ ना? नहीं, मेरे ख्याल से सब कुछ कवर कर चुकी हूं मैं. और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आग की तरह फैला दो. और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको डेली बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्विजेस भी मिलेंगे. ठीक है, तो डेली आपका रिवीजन हो रहा है किसी ना किसी चैप्टर से. ओके, एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2023 प्रिपरेशन. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.